गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर एक बार फिर से डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे भारत का सामान्य परिचय के बारे में। तो भारत का जो सामान्य परिचय है, सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे भारत का सामान्य परिचय। तो भारत का सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। जब भारत के सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करते हैं तो सर्वप्रथम आपको भारत का डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप रफ अफेयर जो भी लेके बैठे हो उसमें भारत का डायग्राम बनाइए मेरे साथ साथ, और फिर जैसे मैं बताता हूँ उस हिसाब से आपको करना है। जैसे मान लेते ये बन गया भारत। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पृथ्वी पर या ग्लोब के अंदर भारत की स्थिति कहाँ पर है। ग्लोब के संदर्भ में अगर देखा जाए तो सबसे पहले ग्लोब बनाते हैं। मान लेते हैं ये ग्लोब है, ये हमारी पृथ्वी बन के तैयार हो गई। इस ग्लोब को हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। ये 0 डिग्री होती है, या इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। तो मित्रों, जो भारत की स्थिति है इस भूमध्य रेखा से कहाँ पर स्थित है? उत्तर में स्थित है। इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। और इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति है ग्लोब के संदर्भ में अगर देखी जाए तो कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा पॉइंट मेरा है कि इस गोलार्ध को या इस ग्लोब को हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा, या इसे हम कह सकते हैं कौन सी रेखा? तो ग्रीनविच रेखा। ये ग्रीनविच रेखा है। तो मित्रों, इस ग्रीनविच रेखा के इधर का जो पार्ट है वो पूर्वी भाग, और इधर का जो भाग है तो ये हो जाएगा कौन सा? पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर। जब हम भारत की बात करें तो भारत ग्लोब के संदर्भ में या विश्व के संदर्भ में कौन से गोलार्ध में? इस भूमध्य रेखा से उत्तर में स्थित है, तो यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इस ग्रीनविच रेखा से, या हम कह सकते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा से, ये पश्चिमी भाग में स्थित है। सॉरी, पूर्वी भाग में। किस भाग में? पूर्वी भाग में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पर है? ये सबसे इधर कौन सी दिशा? उत्तर, यहाँ पे दक्षिण, इधर पूरब, और इस पश्चिम। तो यानी कहने का मतलब भारत यहाँ पर स्थित है, मध्य अक्षांशों में स्थित है। तो भारत की स्थिति हो जाएगी विश्व के संदर्भ में या ग्लोब के संदर्भ में कि उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। ग्लोब के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, या कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देशांतर के संदर्भ में बात की जाए तो पूर्वी देशांतर में स्थित है। देखो, जैसे इसका जो सबसे पहले हम देखते हैं इसका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। तो मित्रों, इसकी जो दो प्रकार से होता है, एक तो मुख्य भूमि और एक नॉर्मल कर्क रेखा से ऊपर का अगर विस्तार देखा जाए तो इसका यहाँ पे जो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार पाया जाता है ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश। कितने डिग्री? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगर द्वीपीय भाग में देखा जाए तो यहाँ पर है मित्रों 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश अगर द्वीपीय भाग के संदर्भ में देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये इसका विस्तार यहाँ पे पाया जाता है 37 डिग्री 6 मिनट
उत्तरी अक्षांश कितना है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इधर की बात करें हम यहाँ पे तो यहाँ इसका विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मित्रों, तो यहाँ है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। देखो मैं एक चीज़ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हो रहा होगा या क्वेश्चन उठ रहा होगा, उसका मैं आंसर आपको दे देता हूँ। आपके दिमाग में होगा कि यहाँ सर इधर उत्तर दिशा होती है, इधर दक्षिण दिशा होती है, इधर पश्चिम होती है और यहाँ पे पूर्व दिशा होती है। मान लेते हैं यहाँ उत्तर दिशा है, इसलिए आपने लिख दिया 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। जबकि यहाँ दक्षिण दिशा है, उसके बावजूद भी आपने लिख दिया कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। इधर दक्षिण होने के बाद में भी आपने उत्तरी अक्षांश लिख दिया। अगर इधर की बात करें कि यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, इधर पूर्व दिशा होती है लेकिन इधर पश्चिम होती है, उसके बावजूद भी मैंने लिख दिया कि 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। तो देखो इसका मैं सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि देखो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, इस भूमध्य रेखा से उत्तरी भाग में, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जब उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण हमने दोनों जगह यहाँ पर क्या लिख दिया, उत्तरी अक्षांश रेखा लिख दिया। दूसरी पॉइंट है कि इस ग्रीनविच रेखा से कौन से भाग में, पूर्वी भाग में स्थित है, पूर्वी देशांतरों में स्थित है, तो इसलिए हमने दोनों जगह क्या लिख दिया, पूर्वी देशांतर रेखा लिख दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत का प्राचीन समय में, कब भारत को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, तो प्राचीन समय में इसे, प्राचीन मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्राचीन समय में इसे आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। क्या कहते थे इसको, आर्यावर्त कहते थे। और आर्यावर्त क्यों कहते थे, क्योंकि यहाँ पर आर्यों का निवास स्थान था, निवास स्थान था, यहाँ पर आर्य लोग रहते थे और उन आर्यों की वजह से इसको क्या कहा जाने लगा, आर्यावर्त कहा जाने लगा। दूसरा पॉइंट है कि इन आर्यों का जो सबसे शक्तिशाली राजा हुआ उसका नाम था भरत। तो आर्यों का सबसे शक्तिशाली, कैसा, सबसे शक्तिशाली जो राजा था, शाली राजा, क्या नाम था, तो जो सबसे शक्तिशाली राजा था उसका नाम था भरत। भरत था, भरत, जिसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, तो जिसके नाम पर इसे क्या कहा जाने लगा, पर इसे भारतवर्ष कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा मित्रों, भारतवर्ष। सबसे शक्तिशाली जो राजा था आर्यों का वो था भरत, और भरत के नाम पर इस देश को क्या कहा जाने लगा, या इस भूभाग को क्या कहा जाने लगा, या इस प्रदेश को क्या कहा जाने लगा, आर्यवर्त या भारतवर्ष कहा जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ ये जो आर्य लोग थे ये सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र में निवास करते थे। आर्य कहाँ निवास करते थे, तो आर्य लोग कहाँ निवास करते थे, तो आर्य लोग सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र में निवास करते थे मित्रों, सिंधु नदी के आसपास। इस सिंधु नदी के आसपास निवास करते थे और इनका जो सिंधु नदी के आसपास निवास करने की वजह से यहां ईरानी लोग थे, और ईरानी लोग ईरानियों ने इस सिंधु को क्या कहा, सिंधु नदी को
इसको हिंदू नदी कह दिया, हिंदू नदी कहते थे। ईरानी लोग सिंधु को हिंदू कहते थे, इसलिए इस भूभाग का नाम क्या पड़ गया, इसलिए इसे क्या कहा जाने लगा बताओ, तो इसे कहा जाने लगा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान कहा जाने लगा। समझ में आ गया। दूसरी पार्टी, यहां पे यूनानी लोग रहते थे और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा, तो यूनानी सिंधु नदी को कहते थे, इसे इंडस कहते थे, इंडस नदी। ये इंडस कहते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इस प्रदेश को, इस भूभाग को क्या कहा जाने लगा बताओ, तो इंडिया कहा जाने लगा। देखो समझ में आ रहे होगा आपके, मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि प्राचीन समय में इस प्रदेश को, जो ये भूभाग है वर्तमान में जिसको हम भारत कहते हैं, यहाँ पर आर्य लोगों का निवास स्थान था। और आर्य लोग कहाँ निवास करते थे कि यहाँ पे एक नदी प्रवाहित होती थी जिसका नाम था, कौन सी नदी, ये सिंधु नदी। ये सिंधु नदी प्रवाहित होती थी और इसके जो आसपास का जो क्षेत्र था, इसको उस समय आर्यों का निवास स्थान होने के कारण इसको आर्यावर्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इसे आर्यावर्त कहा जाता था, क्योंकि आर्यों का निवास स्थान था। और आर्यों का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो था भरत, जिसके नाम पर इसे क्या कहा जाने लगा, इसे भारतवर्ष कहा जाने लगा। दूसरा है कि आर्य लोग इस सिंधु नदी को के आसपास निवास करते थे और यूनानियों ने इस सिंधु को क्या कहा मित्रों, इसको हिंदू नदी कहा, इसलिए इस भूभाग को क्या कहने लगे, वो हिंदुस्तान नाम पड़ गया इसका। इसके बाद में वो तो ईरानी थे, ये यूनानियों ने इसको सिंधु को इंडस कहते थे और इंडस कहने की वजह से इस प्रदेश को क्या कहा जाने लगा, इंडिया कहा जाने लगा। वर्तमान में जिसको हम भारत, इंडिया, हिंदुस्तान आदि नामों से जाना जाता है। तो ये इसके नामकरण की कहानी है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये भारत है, इसमें मैंने बता दिया गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। और बात की जाए कि एशिया महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में स्थित है, तो यह दक्षिणी भाग में स्थित है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो एशिया महाद्वीप के, एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में स्थित है, तो दक्षिणी भाग में स्थित है, भाग में स्थित है। एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। अब नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि इसका जो क्षेत्रफल है, किसका, भारत का जो क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है मित्रों वो है, भारत का क्षेत्रफल कितना है बताओ, आपको मनी मनी याद हो तो रिपीट करो। तो इसका है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है इस पूरे भाग का क्षेत्रफल। अगर पूछी जाए कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। अगर पूछे जाए समुद्र तलीय सीमा, समुद्र तलीय सीमा, तो समुद्र तलीय सीमाएं लगभग 6100 किलोमीटर। और अगर पूछी जाए समुद्र तलीय सीमा, तो द्वीपों सहित, ऐसे पूछ लिया जाए द्वीपों सहित, तो द्वीपों सहित पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है 7516.6 किलोमीटर है मित्रों, द्वीपों सहित। वैसे 6100 किलोमीटर है। और अगर इस द्वीपों को भी काउंट कर लिया जाए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 7516 किलोमीटर है। अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है। और पूरा क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, किसका, भारत का।
इसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है इसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो यहां पे इसका दक्षिणतम बिंदु है जिसे हम क्या कहते हैं बताओ, तो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। वो 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है जिसे क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो मैं लिख देता हूं भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। कितने डिग्री पर स्थित है, 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। और अगर पूछा जाए भारत का उत्तरतम बिंदु तो कौन सा है बताओ, इंदिरा कॉल। ये भारत का उत्तरतम बिंदु है। कौन सा बिंदु है, उत्तरतम बिंदु। ये भारत का उत्तरतम बिंदु है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है मित्रों, एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। एक बार मेरे साथ रिपीट करो, फिर उसके बाद मैं मिटा दूंगा इसको। तो देखिए, सबसे पहले भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो मित्रों भारत इस भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, या हम कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा पॉइंट है कि ग्रीनविच रेखा के कौन से भाग में स्थित है, तो ग्रीनविच रेखा के पूर्वी भाग में स्थित है, या हम कह सकते हैं पूर्वी देशांतरों में स्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना था कि ग्रीनविच समय, प्राचीन समय में इसको किस नाम से जाना जाता था, तो आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था, आर्यवर्त। और आर्यवर्त क्यों कहते थे, क्योंकि यहाँ पे कौन से लोग रहते थे, आर्य लोगों का निवास स्थान था। और आर्यों का सबसे शक्तिशाली राजा कौन सा हुआ, तो उसका नाम क्या था बताओ, तो सबसे शक्तिशाली जो राजा था उसका नाम था भरत। और भरत के नाम पर इस भूभाग को या इस प्रदेश को क्या कहा जाने लगा, तो भारतवर्ष कहा जाने लगा। नेक्स्ट है कि आर्य लोग सिंधु नदी को के आसपास बसे हुए थे, और ईरानियों ने सिंधु को क्या नाम से पुकारा, तो वो उन्होंने हिंदू नदी के नाम से पुकारा। और इसलिए इस भूभाग का नाम क्या पड़ गया, इस प्रदेश को फिर किस नाम से जाने लगा, तो इस प्रदेश को हिंदुस्तान के नाम से जाने लगा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि यूनानियों ने ये सिंधु नदी को किस नाम से दिया, तो उन्होंने इंडस कहा, और इसके नाम पर इस भूभाग का नाम क्या पड़ गया मित्रों, तो इसे इंडिया कहा जाने लगा। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आपको याद रखना था कि एशिया महाद्वीप में, कौन से महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में ये कौन से भाग में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। कौन, भारत। और भारत का क्षेत्रफल कितना है बताओ, एक बार मेरे साथ रिपीट करो मन ही मन में, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। स्थलीय सीमा कितनी है मित्रों, तो 15,200 किलोमीटर। समुद्र तलीय सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर। अगर द्वीपों सहित समुद्र तली कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर। और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। और भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है बताओ, तो उत्तरतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा कॉल हो जाएगा। अब आता है अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है बताइए, तो भारत का अक्षांशीय जो विस्तार है कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसके अलावा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य भारत फैला हुआ है। मैं समझता हूँ ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। दूसरी चीज है कि भारत के बीचों बीच से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है, तो इसके बीच से होकर के एक रेखा गुजरती है जिसको हम कहते हैं कौन सी रेखा, तो वो कर्क रेखा है। और कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं, ये कर्क रेखा इसे 2 पार्टों में डिवाइड करती है। और 2 पार्टों में डिवाइड करती है। इसका जो दक्षिणी भाग है कर्क रेखा का, इसे तो हम बोलते हैं कौन सा कटिबंध, उष्ण कटिबंध।
उष्ण कटिबंध के नाम से, जबकि जो ऊपर का भाग है इसे क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ये कौन सी रेखा है, तो कर्क रेखा। देखो कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही तो कर्क रेखा बोलते हैं। कितने डिग्री है ये, तो 23.5 डिग्री, यहां मैं लिख देता हूं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा को गुजरती है, जो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। इस कर्क रेखा का दक्षिणी भाग है वो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, जबकि इसका उत्तरी भाग को हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। और कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य स्थित है, तो आप इसके लिए एक लाइन याद रख सकते हो, कौन कौन सी, तो रामू, झाके, छह, बंगु मित्र। मैं समझता हूं अगर आपको ये लाइन याद हो गई तो आप कर्क रेखा पर स्थित राज्यों के नाम सीख जाओगे। कौन सी है, तो रामू, झाके, कितने मित्र, 6 बंगु मित्र। देखो एक से कौन कौन सा बनता है, बताओ मेरे साथ मन ही मन बोलो। राज से क्या बनेगा, तो राज से राजस्थान। मैं से क्या बनेगा, मध्य प्रदेश। जैसे क्या बनेगा, तो झारखंड। 6 से छत्तीसगढ़। ब से क्या बनेगा, पश्चिमी बंगाल। ग से क्या बनेगा, तो मित्रों गुजरात। गुजरात। मी से, तो मी से बनता है मिजोरम, और त्र से बनता है त्रिपुरा। देखो हम मैप में मेंशन कर देते हैं कौन कौन से कहाँ पर स्थित है। तो मैप में देखिए ये हो जाएगा, सबसे पहले कौन सा है यहाँ पे बताओ, तो यहाँ पे है गुजरात। गुजरात। यहाँ क्या है बताओ, राजस्थान। फिर क्या है, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कौन सा, तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। इसके अलावा झारखंड। छत्तीसगढ़, इधर झारखंड। नेक्स्ट पश्चिमी बंगाल, और फिर है यहाँ पे त्रिपुरा, और लास्ट में है मिजोरम। देखो मेरे साथ रिपीट करोगे, अगर सीक्वेंस में आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे पहले आएगा गुजरात। अगर पश्चिम से या पूरब से इस प्रकार से दे दे तो उस हिसाब से। पश्चिम से पूछ लिया जाए गुजरात, पुणे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और लास्ट में कौन सा हो जाएगा, मिजोरम। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी कर्क रेखा पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं, तो कर्क रेखा पर स्थित राज्य 8। कौन कौन से मित्रों, इधर से अगर पूछ लिया जाए तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और सबसे अंत में क्या आएगा, गुजरात। कर्क रेखा इसे 2 पार्ट में डिवाइड करती है। कर्क रेखा के उत्तरी भाग में शीतोष्ण कटिबंध, और कर्क रेखा के दक्षिणी भाग में कौन सा है, उष्ण कटिबंध है। आप एक बार इसका ट्रिक सहित इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसको रिवीजन कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं हम कि कौन सी रेखा, ये तो हो गई कर्क रेखा जो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। इधर शीतोष्ण कटिबंध 2 भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से राज्य इसके ऊपर स्थित है, तो 8 राज्य इसके ऊपर स्थित है। गुजरात से होकर गुजरती है, फिर राजस्थान, पुणे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके अलावा नेक्स्ट है कि जो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, वो कहाँ से होकर के गुजरती है। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है। एक मैं छोटा डायग्राम आपके लिए इधर बना देता हूँ।
इस प्रकार से। तो ये बन गया जैसे हमारा भारत। तो 82.5 डिग्री जो मानक देशांतर रेखा गुजरती है, वो 82.5 डिग्री मानक देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो वो गुजरती है मित्रों यहाँ से। इसे हम कहते हैं कितने डिग्री? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर या कह सकते हैं भारत का मानक समय। क्या है ये? भारत का मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। ये भारत का मानक समय रेखा है कितने डिग्री? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यानी मेरा कहने का मतलब है मित्रों, इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं की क्या जरूरत पड़ी, क्यों इनको रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट थी, इसलिए इनको निर्धारित किया गया। तो मैं बताऊं कि एक वाशिंगटन डीसी में 1872 ईस्वी में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंतर्गत 1872 में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। उस सम्मेलन के दौरान इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निर्धारण किया गया था। और इसलिए निर्धारण किया गया क्योंकि कई बार आप देखते हैं, छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं कि आप जैसे क्रिकेट देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मॉर्निंग में हो रहा है और हमारे यहाँ पे वो इवनिंग में दिखाई देता है या रात को दिखाई देता है। हमारे यहाँ कोई चीज़ रात को हो रही है, वो वहाँ पर दिन में दिखाई देती है। तो क्रिकेट मैच आप ऑस्ट्रेलिया में इंडिया टीम खेल रही है, आप वो मैच देखना चाहते हो तो आप अपना मतलब टीवी कितने टाइम पे, कितने बजे ऑन करो कि आप उस मैच को देख सको। ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे का आप उसके सामने बैठे रहो। तो उस टाइम को निर्धारण करने के लिए इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निर्धारण किया गया 1872 ईस्वी में। तो मानक समय निर्धारित किया गया उस समय को दूर करने के लिए, उस जो समय अंतराल है उसको बिठाने के लिए। तो भारत का मानक समय मित्रों कितने डिग्री माना गया? तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, इसे भारत का मानक समय रेखा माना गया। और ये इलाहाबाद के नैनी से होकर निकलती है। कहाँ से? इलाहाबाद, इलाहाबाद के निकट नैनी जगह है, ये नैनी से निकलती है, ये इलाहाबाद के निकट। तो इस पे कौन कौन से आते हैं? तो सबसे पहले इसके ऊपर आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फिर आता है ओडिशा या उड़ीसा जिसको हम कह सकते हैं, उड़ीसा। और सबसे लास्ट में आता है आंध्र प्रदेश। तो कितने राज्य हैं इस पे? 5 राज्य स्थित हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और सबसे लास्ट में आता है आंध्र प्रदेश। इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो ये हो गया हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा या भारत का मानक समय रेखा। देखो एक चीज मैं बता दूं, अभी आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे जो इसका विस्तार पाया जाता है ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, ये बताया था ना। और यहाँ मैंने लिखा था 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इन दोनों के मध्य लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। और जब पृथ्वी या ग्लोब जब रोटेट करता है तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतराल आता है। 1 डिग्री दूरी कितने मिनट में अंतराल कवर करता है? तो 4 मिनट में। तो 30 डिग्री का कितना में करेगा? तो 4 इंटू कितना हो जाएगा? 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब कितना हो जाता है मित्रों? 2 घंटे। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे जब सूर्य उदय होता है पूर्वी भाग में या सूर्य अस्त होता है जो भी अरुणाचल प्रदेश में, उसके लगभग 2 घंटे बाद या गुजरात में सूर्य उदय या सूर्य अस्त होता है। यहां सूर्योदय जैसे 7 बजे हो रहा है तो यहां पे कितने बजे होगा? 9 बजे होगा। यहां सूर्यास्त 5 बजे हुआ तो यहां सूर्यास्त कितने बजे होगा? 2 घंटे बाद 7 बजे होगा। तो पूर्वी भाग में कितने डिग्री का डिफरेंस आ गया? तो ये 30 डिग्री 2 घंटे का डिफरेंस आ गया। इस अंतराल को कम करने के लिए हमने भारत का मानक समय कितना मान लिया? 82.5 डिग्री, बीच में मान लिया कि ना इधर ना इधर। इसलिए भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यह आपको याद रखना है इसके अंतर्गत। मैं समझता हूँ आपको याद हो गया होगा। आज बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में उसे शेयर कीजिए ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।